जय हिंद दोस्तों। आज से जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो एमसीक्यू सीरीज है फंडामेंटल की। देखिए, और तो सब सब्जेक्ट मैंने कई बार करा दिए, तो याद रखना सिलेक्शन होगा थ्योरी पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यू से। तो मैं एमसीक्यू स्टार्ट कर देता हूँ, टाइम रहते स्टार्ट कर देता हूँ और हर पैटर्न को कवर कराने की कोशिश करता हूँ। तो अगर कोई बच्चा टेस्ट नहीं दे पा रहा है या टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है उसने, ऐसे तो टेस्ट सीरीज तुम्हारे तो फ्री है, लेकिन अगर किसी ने नहीं दिया है, टेस्ट भी नहीं दिया है, तो बच्चों ये क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाइएगा। जो भी क्वेश्चन पेपर मैं ले रहा हूँ वो भी मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। जो कोचिंग में क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर कोचिंग में बनेंगे वो भी मैं सोल्व करा रहा हूँ। और 2500 क्वेश्चन का एक कलेक्शन तैयार किया है मैंने, जो एनवीएस, केवीएस, यूपीएलटी है ना, कंप्यूटर टीचर, सभी के सिलेबस को कवर करते हुए बना है। पूरा कंसेप्चुअल है, एक एक पॉइंट है, आप इसको देखते जाइएगा। तो एमसीक्यू सीरीज का जो कंसेप्ट है उसको समझना। आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 2500 क्वेश्चन इसके तैयार किए हैं। किसके? जिसके अंदर आपके 10 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। 2500 क्वेश्चन, ठीक है। 25-30 क्वेश्चन में रोज आपको समझाऊंगा। 100 दिन का मेरा टारगेट है। 100 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट शुरू से लगा के लास्ट तक। तो अभी मैं फंडामेंटल से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप 69 वीडियो जो आपके फंडामेंटल के उनको जरूर देख लेना। जितने भी 69 वीडियो है फंडामेंटल के उनको जरूर देख लेना। एक एक क्वेश्चन में कवर कर दूंगा, पूरा एबीसीडी आपको पूरा समझा दूंगा। रोज के 25 क्वेश्चन का मेरा टारगेट रहेगा। 100 दिन का मेरा टारगेट रहेगा। संडे ऑफ रहता है, बाकी मंडे टू सैटरडे क्लियर। और याद रखिएगा, इनको जरूर देख के जाना आप, लास्ट में इनको जरूर देख के जाना। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे, इसमें सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, इसमें हर पैटर्न आ जाएगा, इसमें मैथ भी आ जाएगी, इसमें रीजनिंग भी आ जाएगी, इसके अंदर कंप्यूटर भी आ जाएगा। तो अभी 2500 है और धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। 2500 क्वेश्चन मैंने तैयार किए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और याद रखिए, कंप्यूटर फंडामेंटल के 68 वीडियो देख लीजिएगा। शुरू के 10 से 15 वीडियो इसी को समर्पित है। किसको? कंप्यूटर फंडामेंटल को। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समझना। क्वेश्चन आपके जस्ट सामने। एक कंप्यूटर इज कंसिडर एन ऑटोमेटिक मशीन। एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को एक ऑटोमेटिक मशीन माना जाता है। इंस्ट्रक्शन विदाउट फर्दर ह्यूमन इंटरवेंशन। क्लियर? तो याद रखिएगा वो क्या कहना चाह रहा है। तो कंप्यूटर को एक ऑटोमेटिक मशीन माना जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये असर्शन है, ये रीजन है बच्चों। क्लियर? ये रीजन है आपका जो सामने, और ये असर्शन है। रीजन क्या होता है बच्चों? रीजन का मतलब होता है इसका कारण ये है बच्चों। क्लियर? इसका कारण ये है, इसका कारण ये है, इसका कारण ये है, इसका कारण ये है, इसलिए इसको ये माना जाता है। इसका कारण ये है। अगर इस चीज का कारण ये है बच्चों, क्लियर, हो सकता है दोनों चीज सही हो सकता है इस चीज का कारण ये हो बच्चों। क्लियर? हो सकता है ऊपर लिखी हुई चीज का कारण ये हो। तो याद रखिएगा, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, इसका कारण ये भी हो सकता है, और हो सकता है दोनों सही हो लेकिन इसका कारण ये नहीं हो। आंसर कैसे देंगे? हो सकता है असर्शन सही हो सकता है रीजन भी सही हो बच्चों, हो सकता है दोनों सही हो लेकिन इसका कारण ये हो सकता है इसका कारण ये नहीं हो। इस तरीके से 4 पॉइंट बनते हैं अपने। क्लियर? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर को एक ऑटोमेटिक मशीन माना जाता है, ठीक है। प्रोग्राम शुरू होने के बाद कंप्यूटर बिना मानव हस्तक्षेप के निर्देशों का पालन करता है। तो प्रोग्राम शुरू होने के बाद कंप्यूटर बिना मानव हस्तक्षेप के निर्देशों का पालन करता है बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए, एक बार जो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, तो आजकल की जितनी भी मशीन है प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक काम करती रहती है, उसको मानव हस्तक्षेप की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चों देखिए, दोनों चीज सही है आपकी, फर्स्ट भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है बच्चों। क्लियर? लेकिन अब बताइए, क्या ये रीजन है उसका ऑटोमेटिक बनने का? प्रोग्राम शुरू होने के बाद कंप्यूटर बिना मानव हस्तक्षेप के निर्देशों का पालन करता है, तो कंप्यूटर को एक ऑटोमेटिक मशीन माना जाता है। बिल्कुल सही है, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। अब उसका रीजन क्या है, क्यों माना जाता है ऑटोमेटिक? उसका रीजन ये है क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने के बाद कंप्यूटर बिना मानव हस्तक्षेप के निर्देशों का पालन करता है बच्चों। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों सही है बिल्कुल। कि प्रोग्राम एक बार स्टार्ट हो गया, प्रोग्राम क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है बच्चों, और प्रोग्राम अगर स्टार्ट हो गया तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता रहता है। उसमें हो सकता है ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो, मान लीजिए गाना है और 10 घंटे का गाना है और मैंने गाने को चला के छोड़ दिया, गाना ऑटोमेटिक चलता रहे, उसमें इंसान की कोई जरूरत नहीं है। तो याद रखिए, एक ऑटोमेटेड मशीन है कौन? कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद प्रोग्राम ऑटोमेटिक चलता रहता है, उसमें इंसान की कोई जरूरत नहीं है। तो याद रखिए, ये स्टेटमेंट क्यों आया?
क्योंकि ये रीजन है बच्चों। क्लियर? इसका रीजन ये है, प्रोग्राम शुरू होने के बाद कंप्यूटर बिना मानव हस्तक्षेप के निर्देशों का पालन करता है। कंप्यूटर को एक ऑटोमेटिक मशीन माना जाता है। इसका मतलब ए और आर सही है, और जो ए है, जो आर है, वो ए की सही व्याख्या करता है बच्चों। क्लियर? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए। मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सर इसमें असर्शन और रीजन का पता ही नहीं चलता। अब देखो सुनो, चौधरी दिनेश एक चीज बताई, अगर कोई चीज रिलेटेड है, अरविंद सर की तबीयत खराब है ना, ये क्या हो गया? असर्शन। अरविंद सर की तबीयत खराब है, ये असर्शन है। अब रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बताता हूं, अरविंद सर ने कल मार्केट में खाना खा लिया था। क्लियर? तो ये रीजन हो गया, सही बात है, ये रीजन है बच्चों। क्लियर? अब अगर कोई ये बोले अरविंद सर की तबीयत खराब है, ये क्या हो गया? असर्शन हो गया। अब रीजन कोई ऐसे दे दे कि अरविंद सर सुबह क्लास में पढ़ा रहे थे, तो उससे कोई तबीयत खराब थोड़ी होती है बच्चों। क्लियर है? तो याद रखिए, रीजन मतलब उसका सॉलिड रीजन होना चाहिए। सर जी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है क्या? बिल्कुल, ये जितने भी एग्जाम होते हैं उनके 2500 क्वेश्चन मैंने निकाले। मैंने आपसे वादा किया था कि एग्जाम से पहले पहले मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा, किसी का अगस्त में, किसी का जुलाई में। कंटेंट खूब भरा पड़ा है, पढ़ते रहिएगा, थ्योरी पढ़ के आ जाइए। अभी फंडामेंटल पढ़ो, आपको 10 दिन का टारगेट दे दिया, फंडामेंटल पढ़ो। फंडामेंटल पढ़ के आप आ जाइए, एक एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा पूरे कंसेप्चुअल तरीके से। क्लियर? और फंडामेंटल आपको एप्लीकेशन में दे रखा है। तो आप बताइए, क्वेश्चन है, कंप्यूटर को एक ऑटोमेटिक मशीन माना जाता है। बिल्कुल सही है, ऑटोमेटिक मशीन है कंप्यूटर, ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक काम करती है बच्चों। क्लियर? प्रोग्राम शुरू होने के बाद कंप्यूटर बिना मानव हस्तक्षेप के निर्देशों का पालन करता है। ये रीजन भी सही है, क्योंकि इसको ऑटोमेटिक मशीन इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने के बाद कंप्यूटर बिना मानव हस्तक्षेप के निर्देशों का पालन करता है। क्लियर? तो एक बार कमेंट कर दो इस क्वेश्चन के लिए कि आंसर बिल्कुल क्लियर है, असर्शन भी क्लियर है और रीजन भी क्लियर है बच्चों। असर्शन भी क्लियर है और रीजन भी। असर्शन का मतलब कोई कथन है कि मशीन को ऑटोमेटेड मशीन, कंप्यूटर को ऑटोमेटेड मशीन माना जाता है। और रीजन क्या है उसका? क्योंकि भाई प्रोग्राम एक बार स्टार्ट हो गया तो उसमें मानव हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, और ए की व्याख्या आर कर रहा है, ए से रिलेटेड है आर और उसकी व्याख्या कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वो ये सारे वो क्वेश्चन है जिनके आने के प्रबल चांस है। नेक्स्ट, रोम केस मेमोरी से तेज होती है। कौन? रोम। रोम केस मेमोरी से तेज होती है बच्चों। आप बताइए, क्या रोम वाकई केस मेमोरी से तेज होती है? गलत है, रोम केस मेमोरी से तेज नहीं हो सकती बच्चों। क्लियर? केस मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। केस मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच स्थित है, ये बिल्कुल सही। अब बच्चों देखिए, रीजन की देखो, ये स्टेटमेंट ही गलत है, इसको कहते हैं कथन। कथन, ये कथन है, ये कारण है बच्चों। क्लियर? ये कथन है, ये कारण है। तो आप बताइए, क्या ये कथन सही है? रोम केस मेमोरी से तेज होती है? नहीं है भाई, आपको सब पढ़ा रखा है, सबसे तेज होता है रजिस्टर, क्योंकि वो सीपीयू के नजदीक होता है। फिर केस होती है, फिर रैम होती है, रैम से हल्की होती है। कौन? रोम। अच्छा, कोई पूछे सबसे फास्ट कौन है? रजिस्टर। उसके बाद कौन है? केस। केस में भी L1 L2 L3। फिर उससे कम कौन है? रैम है। रैम में भी बच्चों एस रैम फास्ट है। और फिर कौन है? डी रैम है बच्चों। क्लियर? डी रैम है। और उसके बाद होती है रोम बच्चों, उसके बाद होती है रोम, और फिर अपनी हार्ड डिस्क और ये सब होती है। तो पहला तो कथन ही गलत है, और दूसरा बिल्कुल सही है, केस मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, गलत है। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी गलत है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, आर इज ट्रू, बिल्कुल। रीजन वाली चीज सही है, लेकिन ए वाली चीज गलत है। और बच्चों व्याख्या तो छोड़िए, आप व्याख्या तो तब करेगा जब दोनों सही हो। और ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये बिल्कुल गलत है। तो याद रखिए, पहले ये चेक किया करो, असर्शन और रीजन में सबसे पहले चेक किया करो। मैंने अटेम्प्ट बोल दिया है उनको, एक बार व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दो। जितने भी नए हैं उसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट आ रहे हैं, और रोज बाईलैंग्वेज पेपर बन रहे हैं। जितने भी ओल्ड पेपर थे जो केवल इंग्लिश या हिंदी में थे, उनको बाईलैंग्वेज कन्वर्ट किया जा रहा है। और 10 पेपर मॉक टेस्ट पेपर चढ़ा दिए, 150 पेपर टॉपिक वाइज चढ़ा दिए। वो सारे 150 के 150 में यहाँ लेके आ रहा हूँ, सोल्व करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करा रहा है। क्लियर है? आप टेंशन भूल जाइए, अगर एक भी टेस्ट नहीं भी देते हो अंदर, तो ये सारे टेस्ट सीरीज करके चले जाना जो मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा खूब दिया। नेटवर्किंग 2 बार, डीबीएमएस 2 बार, सेट 2 बार। अब मैं इन सबके कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ। अब मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूँ? फंडामेंटल। तो 15 दिन में आप फंडामेंटल पूरी पढ़ लो, पूरी पढ़ लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आंसर क्या आएगा?
ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट चलिए बच्चों, यहां पर आइएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना, ALU। तो स्टोर टेम्पररी डेटा, इनमें से टेम्पररी डेटा को कौन स्टोर करता है? रजिस्टर। तो इसके सामने कौन आ जाएगा? ए, क्योंकि रजिस्टर टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है। बच्चों, एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर, अच्छा ऐसा कौन है जो यूजर से डेटा को एक्सेप्ट करता है? इनपुट यूनिट। बच्चों क्लियर? इनपुट यूनिट स्टोर टेम्पररी डेटा, रजिस्टर। तो ऐसे मैच भी कर सकते हो आप। बच्चों क्लियर? इधर देखिए, हाँ जी समझो इनको, ये मैच कर गया। एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर, तो इनपुट डिवाइस यूजर से डेटा एक्सेप्ट करने के लिए बनी है। बच्चों क्लियर? यहाँ पर आइए, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, कौन होता है? ALU। ALU ये काम करता है। कंट्रोल ऑल ऑपरेशन, बच्चों कंट्रोल यूनिट। बच्चों क्लियर? कंट्रोल यूनिट के क्या क्या काम है? कंट्रोल यूनिट के काम है डिकोड करना, एनकोड करना। बच्चों क्लियर? एनकोड करना। और कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? कंट्रोल यूनिट का काम है बच्चों, याद रखिए, जो भी इंस्ट्रक्शन आता है उसको फेच करना, इंस्ट्रक्शन को फेच करना, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। बच्चों और क्या काम है कंट्रोल यूनिट का? तो फेच करना, डिकोड करना, एनकोड करना, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट का है। और क्या है? जितने भी हार्डवेयर है उनको कंट्रोल करना, जितने भी हार्डवेयर है, ALU है, रजिस्टर है, उन सबको कंट्रोल करना, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। ALU का क्या काम है? ALU का काम है अर्थमेटिक वर्क, लॉजिकल वर्क, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल वर्क। और क्या काम है ALU का? ALU का काम है एक्चुअल एग्जीक्यूशन, यही होता है। कोई ये पूछे एक्चुअल एग्जीक्यूशन कहाँ होता है, तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन यही होता है। बच्चों क्लियर? कौन कराता है एक्चुअल एग्जीक्यूशन? ALU। बच्चों क्लियर? रजिस्टर टेम्पररी डेटा को होल्ड करता है जिनको एग्जीक्यूट होना है। रजिस्टर डेटा बाइनरी के रूप में स्टोर करता है। इनपुट डिवाइस वो होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, जो बच्चों बाहर के डेटा को कंप्यूटर के पास पहुंचाती है। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट में सी आपका ये रहा, और तो कोई है नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। सेकंड में D हो गया, थर्ड में A हो गया, और फोर्थ में B हो गया। बच्चों क्लियर? अब सुनिए, इनपुट यूनिट क्या होती है? तो इनपुट यूनिट बच्चों बाहर के डेटा को, बाहर का डेटा कैसा होता है? एनालॉग, जो बाहर का डेटा होता है उसको कंप्यूटर के पास पहुंचाती है। बच्चों क्लियर? रजिस्टर क्या होता है? बाइनरी के रूप में डेटा को होल्ड करता है और CPU के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। बच्चों क्लियर? कंट्रोल यूनिट क्या करती है? पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। और याद रखिए, CPU के अंदर ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर होते हैं। इनपुट आउटपुट एक पेरिफेरल डिवाइसेज है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ जाइए बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, आपको ध्यान रखना। फर्स्ट जनरेशन, इधर आ जाइए कॉलम 2, तो कंप्यूटर जनरेशन को टेक्नोलॉजी से मिलाइए। ठीक है? फर्स्ट जनरेशन में एक वैक्यूम ट्यूब आ जाएगी बच्चों, D। सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर आ जाएगा। थर्ड जनरेशन में आपका IC आ जाएगी। फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। ये क्या है? ये बच्चों ये सब चीज क्या है? बच्चों क्लियर? हाँ, रो डेटा डालने के लिए इनपुट काम में लेते हैं। वेरी गुड बच्चों, याद रखना, रो डेटा डालने के लिए अपन इनपुट काम में लेते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा तो मैं जो बोलता जा रहा हूं वहां से पढ़ना स्टार्ट करो, फंडामेंटल से। मैथ भी कवर करा देंगे, रीजनिंग भी करा देंगे, सब कुछ कवर करा देंगे। आप बस फंडामेंटल से स्टार्ट कर दो, कंप्यूटर फंडामेंटल से। फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, थर्ड IC, बिल्कुल सही है। आंसर देते रहिएगा स्पीड से। तो बच्चों फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, इसका आंसर क्या हो गया? D। अच्छा, क्या चीज है ये? कैलकुलेट, ये है आपकी प्रोसेसिंग यूनिट। बच्चों फर्स्ट जनरेशन की प्रोसेसिंग यूनिट वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड जनरेशन की ट्रांजिस्टर, थर्ड की IC, फोर्थ की माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ होता है तो VLSI। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। फिफ्थ की क्या हो गई? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड के साथ में U। बच्चों माइक्रो प्रोसेसर को अपन VLSI भी कहते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। बच्चों क्लियर? इंटीग्रेट सर्किट को अपन IC भी कहते हैं। ये होती है SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। बच्चों क्लियर? इसमें होते हैं 10 ट्रांजिस्टर, इसमें होता है 100 ट्रांजिस्टर, इसमें होते हैं 1000 ट्रांजिस्टर। बच्चों क्लियर? कोई भी आपसे पूछ सकता है। अच्छा, IC, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब। फिफ्थ जनरेशन में आज प्रोसेसिंग यूनिट क्या थी आपकी? तो UVLSI। बच्चों क्लियर? इसके अंदर क्या होता है? मल्टीपल CPU आपके पाइपलाइन से जुड़े होते थे, मल्टीपल CPU पाइपलाइन से जुड़े होते थे। याद रखिए, मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट होती थी जिसको UVLSI कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में केवल एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है।
अब बच्चों मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या कंसेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया। बच्चों हो सकता है मल्टीपल कोर हो, तो कोर के हिसाब से बढ़ सकते हैं, मल्टीपल सीपीयू हो, पाइपलाइन से जुड़े हो तो ये 5th जनरेशन में आए। मल्टीपल कोर आए 5th जनरेशन, मल्टीपल सीपीयू आए 5th जनरेशन, मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट आए 5th जनरेशन, पाइपलाइनिंग कंसेप्ट आए 5th जनरेशन। पैरेलल पाइपलाइनिंग में सीपीयू जुड़ते हैं बच्चों, क्लियर। पैरेलल पाइपलाइन, कभी कोई पूछ ले पैरेलल पाइपलाइन के अंदर कौन जुड़ते हैं, तो पैरेलल पाइपलाइन के अंदर सीपीयू जुड़ते हैं, और सीरियल पाइपलाइन के अंदर रैम जुड़ती है बच्चों, क्लियर। रैम किसमें जुड़ती है या फिर मेमोरी किसमें जुड़ती है, तो मेमोरी जुड़ती है बच्चों, मेमोरी ऐड होती है किसमें, सीरियल पाइपलाइन के अंदर बच्चों, क्लियर। सीरियल पाइपलाइन के अंदर मेमोरी ऐड होती है, पाइपलाइन के अंदर मेमोरी ऐड होती है, यानी रैम जोड़ना है तो रैम बच्चों ये भरेगी, उसके बाद यहाँ जाएगा डेटा बच्चों, क्लियर, फिर आगे बढ़ेगा। इस तरीके से पूरा चलता है ना। और पैरेलल पाइपलाइन मेरे हिसाब से बता दिया कि जो भी डेटा आएगा थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, इस तरीके से ट्रांसफर होता है। आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना, आपको बस व्यवहार के हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्लियर। एक भरेगी तब सेकंड में, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए, अच्छी बात है आप लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर आइएगा, रैम हाई स्पीड मेमोरी नियर सीपीयू। अब देखो, परमानेंट स्टोरेज, वोलेटाइल वर्किंग मेमोरी और नॉन वोलेटाइल फ्रीमवेयर मेमोरी। अब ये तो क्लियर है फ्रीमवेयर कहाँ होते हैं, तो रोम के अंदर होते हैं, तो बच्चों इसमें तो डी आ जाएगा। रोम के अंदर फ्रीमवेयर होते हैं बच्चों, रोम के अंदर फ्रीमवेयर होते हैं जिनको बायोस कहते हैं, और बायोस बच्चों रोम के अंदर पुट होते हैं, और कंप्यूटर को इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने के काम में आता है कौन, बायोस। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बच्चों, क्लियर। यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो बच्चों याद कीजिएगा, रोम नॉन वोलेटाइल है क्योंकि लाइट जाने के बाद भी इसके डेटा डिलीट नहीं होते, और परमानेंट भी है, और फ्रीमवेयर भी इसके अंदर है। फ्रीमवेयर मेमोरी है क्योंकि इसके डेटा को अपडेट डिलीट मॉडिफाई कुछ नहीं कर सकते, केवल देख सकते हो, इसलिए इनको फ्रीमवेयर या फिक्सवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं बच्चों, क्लियर। मेमोरी फ्रीमवेयर मेमोरी या बायोस मेमोरी भी इसको कहा जाता है, किसको, रोम को। अब बच्चों एक चीज बताइए, वोलेटाइल वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मतलब प्रोसेसिंग मेमोरी, तो आप सबको पता है रैम के बिना प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता, और वोलेटाइल भी लाइट जाते ही रैम के डेटा डिलीट हो जाते हैं, तो रैम बच्चों किस में आ जाएगी, वर्किंग मेमोरी के अंदर। कैश मेमोरी बच्चों हाई स्पीड मेमोरी होती है, सीपीयू के नजदीक होती है, ये कैश मेमोरी है। हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज है बच्चों, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज है, जब तक यूजर नहीं चाहेगा इसको डिलीट नहीं कर सकता, किसके कंटेंट को, हार्ड डिस्क को। और ये बच्चों सेकेंडरी स्टोरेज की तरह काम करती है, ये रैम की तरह काम नहीं कर सकती बच्चों, क्लियर। तो याद रखिएगा, हर एक चीज का रीजन है, ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए, इसको नॉन वोलेटाइल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, मैं यहाँ पूरा ही लिख देता हूँ ताकि बाद में अगर आप पढ़ो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ये नॉन वोलेटाइल है बच्चों, क्लियर, ये नॉन वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल है। केस मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, और बच्चों बाइनरी में डेटा को होल्ड करती है। रोम जो है ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल भी है, वोलेटाइल भी है बच्चों, क्लियर, और परमानेंट भी है। और रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है, चाहे कोई सी भी रैम हो बच्चों, क्लियर, चाहे एस रैम हो चाहे डी रैम हो, हमेशा क्या होती है, वोलेटाइल होती है, क्लियर। हाँ जी, कमेंट करते रहिएगा कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया है, जितने भी फंडामेंटल है, फंडामेंटल को मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 10 दिन का। 10 दिन में दुनिया के सारे फंडामेंटल के क्वेश्चन करा देंगे। सर कोवा का हैंड रिटन नोट, कोवा के लिए टाइम नहीं मिल रहा, मेरे को टाइम दो, अभी एक वैकेंसी, मैं फंडामेंटल के साथ साथ कोवा भी बना दूंगा, मेरे को टाइम दो थोड़ा सा, ठीक है। सर जी एचडीडी को रैम में इंस्टॉल किया जाता है क्या, बिल्कुल। एचडीडी जो होती है ना बच्चों, हार्ड डिस्क ड्राइव, उसको रैम के अंदर लाया जाता है पहले बच्चों, क्लियर, उसके कंटेंट को पहले रैम के अंदर लाया जाता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोवा से लगा के लास्ट जो 10 यूनिट है मैं पूरी कवर करा रहा हूं शुरू से लास्ट तक, जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूं वैसे वैसे पढ़ते जाओ, और पूछा करो कि सर अगला क्या लोगे, तो मैं पूरा ले रहा हूं कंप्लीट, आप भी पढ़ के आओ। बेसिक न्यूमरेसी का टेस्ट पेपर कल डलेगा, बीच बीच में उनको भी सोल्व कराते रहेंगे, आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया, कंटेंट खूब है ना। यहाँ पर आइएगा, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो एक बार बताइए पर्सनल यूज का कौन सा होता है, तो पर्सनल यूज का होता है आपका कौन सा कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। जो आपका पीसी है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, वो सब क्या है बच्चों, पर्सनल यूज। अच्छा, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, तो जो छोटे कंप्यूटर, छोटे सर्वर होते हैं, तो साइंटिफिक रिसर्च एंड वेदर फोरकास्टिंग में काम आता है सुपर कंप्यूटर। इनको वन वर्ड को तैयार करो आप बच्चों। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, मिनी कंप्यूटर मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, तो ये होते हैं मिनी कंप्यूटर।
और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे फेसबुक है बच्चों, व्हाट्सएप है, तो इनके सर्वर जो होते हैं ये सर्वर होते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और मिनी कंप्यूटर भी क्या होते हैं, तो ये भी आपके सर्वर होते हैं, लेकिन छोटे सर्वर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, इसमें पर्सनल कंप्यूटर आते हैं। पीसी जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा है। माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन में आया था और फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें नापी जाती है, क्वेश्चन आता है, तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में नापी जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। बच्चों क्लियर? तो एक जब कोई क्वेश्चन आए तो साथ साथ कुछ क्वेश्चन और तैयार करते रहना। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें नापी जाती है, तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप में नापी जाती है। स्पीड किसमें नापी जाती है, फ्लॉप्स में। बच्चों क्लियर? फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ऑपरेशन पर सेकंड, ऑपरेशन पर सेकंड। बच्चों क्लियर? याद रखना ये जितने भी कंप्यूटर है ये सब डिजिटल कंप्यूटर है। कौन से कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर। बच्चों क्लियर? डिजिटल कंप्यूटर है क्योंकि इनका प्रोसेसर डिजिटल डेटा में वर्किंग करता है। बच्चों क्लियर? याद रखिएगा, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। ये सब डिजिटल कंप्यूटर के टाइप है। इनमें एक बच गया एम्बेडेड। एम्बेडेड क्या होता है, तो एम्बेडेड बच्चों मशीनों में लगा होता है। तो सबसे छोटा डिजिटल कंप्यूटर एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड से बड़ा डिजिटल कंप्यूटर कौन सा होता है, तो एम्बेडेड से बड़ा बच्चों माइक्रो होता है। माइक्रो से बड़ा कौन होता है, तो माइक्रो से बड़ा आपका मिनी होता है। मिनी से बड़ा कंप्यूटर आपका मेन फ्रेम होता है, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन क्षमता बढ़ती जा रही है। मेन फ्रेम के बाद सबसे ज्यादा बच्चों कैलकुलेशन वाला आपका सुपर कंप्यूटर होता है। कोई आपसे पूछ ले कि इनको जमाइए, तो इस तरीके से आपको इनको जमाना है। बच्चों क्लियर? तो यहाँ तक अगर आपके समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो कि आंसर बिल्कुल क्लियर है। साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के जो सर्वर होते हैं वो कौन होते हैं, आपके मेन फ्रेम। मीडियम साइज के ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर आपका मिनी होते हैं। और बच्चों पर्सनल यूज के लिए जो काम में आते हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पाम टॉप है, हैंड हैंडल्ड है, वो सब क्या है बच्चों, पर्सनल यूज के लिए है। बच्चों क्लियर? जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। बच्चों क्लियर? डेस्कटॉप है, टेबल पे रखने वाला, लैपटॉप यानी गोद में रखने वाला, मोबाइल है, ये सब किसके अंदर आते हैं, तो ये सब के सब इसके अंदर आते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्लियर? तो देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट आपके सही है। कंप्यूटर की एक्यूरेसी इनपुट डेटा की शुद्धता पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल सही है बच्चों, कंप्यूटर की एक्यूरेसी इनपुट डेटा की शुद्धता पर निर्भर करती है। अगर इनपुट डेटा अशुद्ध होगा तो बच्चों आप बताइए आउटपुट भी अशुद्ध होगा। कंप्यूटर एग्जीक्यूशन के दौरान अपने इंस्ट्रक्शन बदल सकता है, तो कंप्यूटर कभी भी एग्जीक्यूशन के दौरान अपने इंस्ट्रक्शन को नहीं बदल सकता। बच्चों क्लियर? जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वही चलाएगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है? इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है अभी प्रेजेंट में? एरावत। इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर एट ए टाइम एरावत है। क्लियर? एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर अभी एट ए टाइम कौन सा है, तो एरावत। क्लियर है? तो आप बताइए वो क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कंप्यूटर एग्जीक्यूशन के दौरान अपने इंस्ट्रक्शन बदल सकता है? नहीं। कंप्यूटर कैन मॉडिफाई इट्स इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। नहीं बच्चों, उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसी के ऊपर काम करता है, वो अपने इंस्ट्रक्शन को नहीं बदल सकता। क्लियर? यहाँ पर आइएगा, कंप्यूटर बार बार कार्य करने पर भी दक्षता नहीं खोता। तो बार बार कार्य करने पर भी दक्षता नहीं खोता क्योंकि वो टफ है बच्चों, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। बच्चों क्लियर? वो थकता नहीं है, वो परेशान नहीं होता है। इंसान परेशान हो जाता है, गलत आंसर दे सकता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं। बच्चों क्लियर? तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों बिल्कुल सही है। क्या कोई कंप्यूटर अपने इंस्ट्रक्शन को बदल लेगा? नहीं बदलेगा। जो उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसी के ऊपर वो काम करता है। बच्चों क्लियर? हाँ जी, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, स्पीड रखो, स्पीड रखिएगा। और कोई अगर एक्स्ट्रा चीज पूछते जा रहे हो तो लिखते जाओ कि सर ये 2-3 चीजें रह गई, ये 2-3 चीजें बता दीजिए। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन आया कि दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फ्रंटियर। क्लियर? तो मेरे हिसाब से सभी भाइयों के क्लियर हो गया होगा, दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रंटियर। बच्चों क्लियर? फ्रंटियर क्या है? दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है, सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है, सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बच्चों क्लियर? सुपर कंप्यूटर। क्लियर? लिखने में क्या टाइम वेस्ट बहुत होता है, तो आप समझ जाया करो फ्रंटियर है। अच्छा, इसकी जो स्पीड है वो क्या है? टेराफ्लॉप्स है, टेराफ्लॉप्स। बच्चों क्लियर? कितना टेराफ्लॉप्स है? पेटाफ्लॉप्स है इसकी स्पीड। अब कितना पेटाफ्लॉप्स है? 1.05 पेटाफ्लॉप्स है। टेराफ्लॉप्स नहीं है, 1.05 पेटाफ्लॉप्स है।
बच्चों क्लियर। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे फुजाकू है, फुजाकू। बच्चों क्लियर। इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड 500 टेराफ्लॉप्स है। बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अपना इंडिया का कौन सा है, एरावत, एरावत जो सबसे फास्ट है। इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इंडिया का सुपर कंप्यूटर जो सबसे फास्ट है वो है एरावत, एरावत। बच्चों क्लियर। ए आएगा यहाँ पर, है ना, ये एरावत, एरावत एक हाथी का नाम है। ये इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर, सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। बच्चों क्लियर, सुपर कंप्यूटर है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई ये इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। कौन, एरावत। ठीक है। अगर कोई पूछे कि वर्ल्ड का एक चीज और बना देता हूं, वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो बच्चों सीडीसी 6800। बच्चों क्लियर। अब सीडीसी 6800 क्या है, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। सीडीसी की फुल फॉर्म है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। बच्चों क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है, कॉर्पोरेशन। अच्छा, ये पूछे आपको, लेकिन ये लॉन्च नहीं हुआ था, तो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो मार्केट में आया था, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अगर आपको किसी पॉइंट में दिक्कत है तो बता दो, इस तरीके से मैं ओपन कर दूंगा। वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, जो लॉन्च हुआ था, कंप्यूटर जो लॉन्च हुआ था। और अगर बच्चों उसके बारे में कोई पूछता भी नहीं है क्योंकि लॉन्च नहीं हुआ था, तो जो लॉन्च हुआ था वो कौन सा था, तो वो था क्रे 8000 क्रे फर्स्ट। बच्चों क्लियर, क्रे फर्स्ट। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो क्रे फर्स्ट, अच्छा किसने बनाया था ये, तो सैमूर क्रे ने इसको डेवलप किया था। और सैमूर क्रे को क्या कहते हैं, तो सैमूर क्रे को कहते हैं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहते हैं किसको, सैमूर क्रे को। अच्छा, एक चीज और याद रखना, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इंडियन सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। वर्ड सुन लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएगा। इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन है, तो फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन है बच्चों, एक है उसका विजय पांडुरंग भटनागर। क्लियर। तो विजय पांडुरंग भटनागर। बच्चों क्लियर, भटनागर, ये याद रखना बच्चों, विजय पांडुरंग भटनागर। अच्छा, याद रखना फर्स्ट सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, इंडिया का। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, तो इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, सीडेक। और उसके अंदर उसके अध्यक्ष यही था। सीडेक की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्लियर। तो यहां से आपका क्वेश्चन आएगा। और इसको ये कहाँ है, तो ये पुणे के अंदर है। बच्चों क्लियर। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये भी आ सकता है, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो याद रखना बच्चों, ये कौन था कंप्यूटर, तो ये था परम 8000। बच्चों क्लियर। परम 8000 इसका नाम था। इसमें 8000 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। बच्चों क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन ये परम की फुल फॉर्म भी कई बार आ चुकी है, तो पैरेलल मशीन। बच्चों क्लियर, पैरेलल मशीन, ये इसकी फुल फॉर्म है किसकी, परम की। बच्चों क्लियर, परम 8000। अच्छा, और बाद में बात कर लेंगे बच्चों, जैसे कोई क्वेश्चन आएगा, जिस बच्चे ने पूछा था क्या उसके क्लियर है, क्लियर। और सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें नापी जाती है, तो बच्चों याद रखिए, सुपर कंप्यूटर की स्पीड नापी जाती है फ्लॉप्स में। क्लियर। और पेटा फ्लॉप्स का जो कंप्यूटर है वो आ चुका है मार्केट में। पेटा फ्लॉप्स का कंप्यूटर कौन सा है, तो बच्चों फ्रंटियर है। बच्चों क्लियर, फ्रंटियर 500 टेराफ्लॉप्स तक की स्पीड में कौन आ गया, पूजा को, उसका दुगनी स्पीड किसकी है, फ्रंटियर की। क्या ये क्लियर है सर। EI कैप्टन फास्टेस्ट है USA, चेक प्लीज। अच्छा, ये दे रखा है ना, लेकिन बाकी अपन जब चेक करते हैं तो फ्रंटियर ही आता है। क्लियर। CDC 6600 है वो, है ना,
मैंने गलत लिख दिया क्या? 6600 है सीडीसी 6600। क्या है बच्चों? सीडीसी 6600 है। क्लियर? सीडीसी 6600 है। वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ दो। ये तो किसी ने पूछा था तो मैंने बता दिया। कोई डेटा अगर ऊपर नीचे हो भी जाए तो चेक कर लिया करो, बाकी 99.99% एक्यूरेसी रहती है। इंडिया फर्स्ट एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई। वेरी गुड, अभिषेक राठौड़ क्वेश्चन आया था। तो एआई बेस्ड परम सिद्धि, बच्चों क्लियर? क्या है क्वेश्चन? परम सिद्धि, परम सिद्धि, परम सिद्धि एआई कंप्यूटर। बच्चों क्लियर? तो ये इंडिया फर्स्ट एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। इंडिया का इंडिया फर्स्ट एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। बच्चों क्लियर? चलिए सुपर कंप्यूटर, हाँ जी क्लियर है। अब चलो आगे भी तो बढ़े, फिर कोई आएगा तो फिर देख लेंगे। अरे सत्यम है, तुम्हारे यूपी का तो हो गया ना पूरा कोर्स, 3 बार हो गया। क्या बावलों की तरह एक्टिंग मत कर, केवल पढ़ाई के लिए ही कमेंट करो। यहाँ पर पढ़ाई के लिए कमेंट करो। पढ़ो, तुम पढ़ते कम हो, शोबाजी ज्यादा करते हो, हवा में ज्यादा हो। आपका पूरा कोर्स 2-3 बार करा दिया, कितनी बार करेगा? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी, थोड़ा सा एक्टिव रहना। मेमोरी लेवल को उसकी गति से मैच कीजिए। अब बच्चों गति क्या है? तो स्लोएस्ट मेमोरी देखिए, हार्ड डिस्क है, केस है, रजिस्टर है, रैम है, तो स्लोएस्ट मेमोरी है। सब फास्टेस्ट मेमोरी सबसे फास्ट ही है, डिग्री को यूज किया गया। फास्टर देन रैम, तो बच्चों केस मेमोरी, और रैम है वो स्लोअर देन केस है। बच्चों क्लियर? तो इस तरीके से अपन को देखना है। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट में बी, ये बिल्कुल सही है। बच्चों एक एक पॉइंट से अपन को पता चल जाता है। फर्स्ट में बी, सेकंड में सी, थर्ड में डी। बच्चों क्लियर? तो ये कहां से आया? मेमोरी हायरार्की। तो मेमोरी हायरार्की में आपको पता होना चाहिए कि सबसे फास्ट कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। बच्चों क्लियर? अभी जस्ट बताया था। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ जाइए। बच्चों सॉफ्टवेयर के प्रकार को उदाहरण से मिलाइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है यहाँ पर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, और लिनक्स। अब देखिए यहाँ पर आइए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर अपन किसको कहेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों क्लियर? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए, उनमें से एक ओपन सोर्स आया, वो क्या है? लिनक्स। बच्चों क्लियर? याद रखिएगा, इनमें से बेस्ट मैचिंग करनी होती है। यूटिलिटी में बच्चों एंटीवायरस आते हैं। कौन कौन आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर? तो बच्चों डिस्क डीफ्रेगमेंटर, फ्रेगमेंटर। बच्चों क्लियर? ये क्वेश्चन भी आया था कि डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या करता है। बच्चों खाली स्पेस को एक तरफ, भरे हुए स्पेस को एक तरफ। क्यों? क्योंकि जब ये फाइल मैनेजर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता तो किसी भी ब्लॉक में किसी भी फाइल को डाल देता है। तो बच्चों याद रखिए, अपने एडजस्टेबल ब्लॉक के अंदर जब फाइल नहीं जाती है तो बहुत सारी मेमोरी, बच्चों डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या होता है ये मैंने काफी समझा रखा है कि टुकड़े टुकड़ों में मेमोरी खाली तो है रैम में, लेकिन बच्चों एक साथ नहीं मिल पाती है। तो याद रखिए उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन एक नेगेटिव वर्ड है, तो बच्चों उसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं अपन? डिस्क डीफ्रेगमेंट करते हैं। डिस्क कंप्रेस सॉफ्टवेयर, डिस्क को कंप्रेस करने वाले सॉफ्टवेयर। बच्चों इसके अलावा आपके क्या है? एंटीवायरस, जितने भी एंटीवायरस है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बच्चों बैकअप डिवाइस, वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फायरवॉल, वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फायरवॉल भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फाइल मैनेजर, ये भी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फाइल मैनेजर भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो जो सिस्टम की लाइफ बढ़ा दे, सिस्टम चलाए, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो स्पेसिफिक यूज आए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बच्चों क्लियर? और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी 2 तरीके के होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं? 2। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, और एक क्या होता है बच्चों? वर्टिकल। एक होता है वर्टिकल। बच्चों क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल क्या करता है, वर्टिकल क्या करता है, समझना। हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उस तरीके के जो सभी के लिए एक जैसे बनते हैं। जैसे वर्ड, तो दुनिया के जितने भी लोग हैं सबके लिए एक जैसा ही MS वर्ड है। बच्चों MS वर्ड। बच्चों क्लियर? इसी तरीके से फोन पे, गूगल पे, ये सब हॉरिजॉन्टल है। बच्चों क्लियर? क्योंकि फोन पे सभी के लिए एक जैसा है। लेकिन वर्टिकल क्या है? जैसे कोई कोचिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर,
तो कोचिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सभी कोचिंग का अलग अलग है बच्चों, क्लियर। कोचिंग, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसी तरीके से रिलायंस फ्रेश का सॉफ्टवेयर जिसको रिटेल सॉफ्टवेयर बोलते हैं बच्चों, क्लियर। इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर जितने भी है तो वो अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से बनवाए जाते हैं, तो उनको कहते हैं बच्चों वर्टिकल सॉफ्टवेयर। जो अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक आवश्यकता के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो बनते हैं, आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो बनते हैं बच्चों, क्लियर। याद रखिए पर्टिकुलर इंसान के हिसाब से बनते हैं, उनको कहते हैं वर्टिकल। और बच्चों जो सभी के लिए एक जैसे हैं उनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। सभी के लिए एक जैसे हैं उनको क्या कहते हैं, तो जो सभी के लिए एक जैसे हैं उनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, क्लियर। तो आप बताइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा, एमएस वर्ड। पिछली बार एक क्वेश्चन यहीं से आया था आपका, और उसने ये बोला था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो डीबीएमएस यूटिलिटी नहीं है, डीबीएमएस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क कंप्रेस, एंटीवायरस, बैकअप, फायरवॉल, फाइल मैनेजर, ये जितने भी है ये सिस्टम की लाइफ को बढ़ाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन आएगा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके ओएस आएंगे, आपके ट्रांसलेटर आएंगे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इसके अलावा ड्राइवर्स आएंगे जिनके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, ड्राइवर्स आएंगे बच्चों, क्लियर। ड्राइवर्स के बाद बच्चों आपके लोडर आ जाएंगे, इसके अलावा लिंकर आ जाएंगे। ये सब क्या है, लोडर, लिंकर, ड्राइवर, ट्रांसलेटर, ओएस, ये सब के सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो स्पेसिफिक यूज के लिए बने वो एप्लीकेशन है, जो लाइफ बढ़ा दे वो यूटिलिटी है, जो परफॉर्मेंस बढ़ा दे वो यूटिलिटी है, जो सिस्टम को चला दे, जिसके बिना सिस्टम नहीं चल सकता वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ओपन सोर्स, जिसके सोर्स कोड ओपन है, मार्केट में कोई भी उनको ले सकता है और अपनी नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है। जो फ्री में अवेलेबल है उनको ओपन सोर्स कहते हैं बच्चों, क्लियर। तो लिनक्स टोरवाल्ड वर्ड सुनिए, लिनक्स टोरवाल्ड ने क्या लिनक्स बनाया था और ओपन सोर्स कर दिया था बच्चों। अगर ये ओपन सोर्स नहीं होता तो विंडो कहीं भी नहीं टिक पाता बच्चों, क्लियर। याद रखना जो माइक्रोसॉफ्ट है वो पैसे वाला इसलिए बना क्योंकि लिनक्स जो है ना बच्चों वो ओपन सोर्स हो गया था बच्चों, क्लियर। और विंडो ओपन सोर्स नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखना। एमएडोस को अब किया गया है, बहुत लेट किया गया है, लेकिन जो लिनक्स है वो शुरू से ही ओपन सोर्स है। आने तो कोई क्वेश्चन समझा देंगे। नेक्स्ट चलिए, स्पीड रखिए। ALU परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, क्लियर, ये असर्शन। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में सभी कैलकुलेशन करता है, तो आप बताइए कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में सभी कैलकुलेशन करता है, ये वर्ड गलत है। कंट्रोल यूनिट का ये काम ही नहीं है। और ALU अर्थमेटिक लॉजिकल वर्क करता है, ये बिल्कुल सही है। तो बच्चों A ट्रू है बट R फॉल्स है। और बच्चों ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों तो तब होते हैं जब A और R दोनों ट्रू है, क्लियर। क्या ये क्लियर है बच्चों? अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है, पूरा पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए। 68 वीडियो अच्छी तरीके से देख के आ जाइए, आपका पूरा काम हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे अगर मैं कहूँ वैसे वैसे पढ़ते जा रहे हो तो, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, A is true but R is false। नेक्स्ट बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस बाय CPU। सेकेंडरी मेमोरी को CPU से सीधे एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है बच्चों। CPU किससे एक्सेस करता है, तो CPU एक्सेस करता है रैम से। कोई पूछे तो डायरेक्टली लिखना CPU रैम से ही एक्सेस करेगा बच्चों, क्लियर। तो रैम से डायरेक्टली CPU एक्सेस करता है। फिर हाँ, फर्दर यूज के लिए वो केस में डाल लेता है ताकि उसको बाद में मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा को केस में डाल के रखता है बच्चों, क्लियर। लेकिन CPU एक्सेस कहां से करता है, रैम से, और रैम डेटा को एक्सेस करती है बच्चों हार्ड डिस्क ड्राइव से। इस तरीके से पूरा चलता है। लेकिन ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि CPU हार्ड डिस्क ड्राइव से सीधा एक्सेस नहीं कर सकता, रैम के थ्रू एक्सेस करता है। तो सेकेंडरी मेमोरी को CPU सीधा एक्सेस करता है, बिल्कुल गलत है बच्चों। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है, ये बिल्कुल सही है। तो बच्चों आंसर A इज ट्रू गलत है, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यही आंसर दो, आप देखा करो, पहले तो दोनों सही होने चाहिए, फिर सही है तब इन दोनों में से आंसर होगा। और याद रखिए R व्याख्या करनी चाहिए, R रीजन होना चाहिए उसका, किसका, एसर्शन का, कथन का बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। इंपैक्ट प्रिंटर कागज पर प्रहार करके आउटपुट बनाते हैं बच्चों। इंपैक्ट प्रिंटर में हथौड़ा होता है। अब हथौड़ा होता है तो ये तो क्लियर है कि कागज के ऊपर वो क्या करेगा, प्रेशर डालेगा। अब कागज पर प्रेशर डाल के ही तो बच्चों वो आउटपुट जनरेट करता है, बिल्कुल सही है।
इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है, प्रिंटर दो तरीके के होते हैं, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। क्लियर? तो रविकांत इसको मैसेज भेज दे मेरे को व्हाट्सएप पे। मैंने कल पूछा भी था कोई टॉपिक और कराना है क्या, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के 36 वीडियो हो गए, सिलेबस तो लगभग हो गया, लेकिन आप चाहते हो तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, भेज दो, आप व्हाट्सएप भेज दो। व्हाट्सएप नहीं भेजोगे तब तक मेरे को कैसे पता चलेगा स्टूडेंट की नई डिमांड क्या है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, कोई टॉपिक रह गया तो व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, बाकी मैं अपना पूरा सिलेबस लेके चलता हूँ कि ये सब चीजें पढ़ानी। आप बस 68 वीडियो देख लो अभी, है ना, 10 दिन का टारगेट रखो। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर कागज पर प्रहार करके आउटपुट बनाते हैं। बिल्कुल, प्रिंटर दो तरीके के होते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो फिजिकल कॉपी को जनरेट करता है। कोई आपसे पूछे प्रिंटर के बारे में 10 शब्द बोलिए तो मैं भी बोल देता हूँ। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो फिजिकल कॉपी को जनरेट करता है। प्रिंटर दो तरीके का होता है, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। बच्चों क्वेश्चन आएगा यहाँ से। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जो हथौड़ा यूज करता है, हमर यूज करता है, जो फिजिकल टच करता है, पेपर को टच करता है, जिसका रीड राइट हेड पेपर को टच करता है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर। जो कार्बन कॉपी को यूज करता है, कार्बन को यूज करता है, इंक पीवी को यूज करता है। बच्चों क्लियर? इंक मतलब इस तरीके के नॉर्मल इंक नहीं, कागज के अंदर इंक लगी हुई होती है उसको यूज करता है बच्चों, उसको कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। आवाज करते हैं बच्चों, नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, स्पीड कम होती है। और ऐसे प्रिंटर कौन कौन से हैं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, चैन प्रिंटर बच्चों, इसके अलावा बैंड प्रिंटर, इस तरीके के प्रिंटर है जो इम्पैक्ट यानी पेज, रीड राइट हेड और कागज को टच करके काम करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से बच्चों? जैसे जिनमें रीड राइट हेड और पेज टच नहीं होता, जहां पर मैकेनिकल कंसेप्ट लगता ही नहीं है, जहां पर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैग्नेटिक कंसेप्ट लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट लगता है, वो नॉन इम्पैक्ट है। इसमें क्या क्या आता है? तो जिसके अंदर बच्चों याद रखना, जिसके अंदर आपका करेक्टर प्रिंटर आते हैं। कौन कौन से होते हैं करेक्टर प्रिंटर? ये भी क्वेश्चन आया था, करेक्टर प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों करेक्टर प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो करेक्टर प्रिंटर आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, करेक्टर प्रिंटर है, डेजी भी एक करेक्टर प्रिंटर है। और याद रखना ये दोनों के दोनों कैसे है, ये दोनों के दोनों इम्पैक्ट है बच्चों। क्लियर? एक बार देख लेना। और करेक्टर प्रिंटर में इधर कौन सा आता है? तो करेक्टर प्रिंटर में इधर इंकजेट आता है, क्योंकि एक एक करेक्टर को प्रिंट करता है, इसलिए करेक्टर प्रिंटर है। अच्छा, लाइन प्रिंटर में कौन से आते हैं? तो लाइन प्रिंटर में बच्चों इम्पैक्ट में से ही आएगा। एक तो चैन प्रिंटर और एक कौन सा आएगा? बैंड प्रिंटर बच्चों। क्लियर? बैंड प्रिंटर, ये दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और लाइन में डेटा को प्रिंट करते हैं, लाइन वाइज डेटा को प्रिंट करते हैं बच्चों। इधर कोई भी नॉन इम्पैक्ट में नहीं आएगा कोई भी बच्चों। क्लियर? इंजेक्ट एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किसके सिद्धांत पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पे काम करता है। पेज प्रिंटर में कौन कौन आता है? पेज प्रिंटर। तो पेज प्रिंटर बच्चों अगर मैं बात करूं तो पेज प्रिंटर में आपका थर्मल आता है और लेजर आता है, लेजर और थर्मल आता है बच्चों। क्लियर? थर्मल आता है। अच्छा, याद रखना जो पेज प्रिंटर है इनकी स्पीड नापी जाती है पेज पर मिनट बच्चों। क्लियर? अच्छा, लाइन प्रिंटर की स्पीड नापी जाती है लाइन पर मिनट बच्चों। क्लियर? और अगर ये नहीं मिले तो लाइन पर सेकंड भी लगा सकते हो, लाइन पर सेकंड बच्चों। क्लियर? एलपीएम, एलपीएस और ये पेज पर मिनट, और ये स्पीड नापी जाती है करेक्टर पर सेकंड नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप ये भी लगा सकते हो करेक्टर पर मिनट बच्चों। क्लियर? और याद रखना इंकजेट की जो स्पीड नापी जाती है वो पेज में नापी जाती है ये करेक्टर प्रिंटर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इंकजेट एक करेक्टर प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर है? करेक्टर, लेकिन स्पीड नापी जाती है पेज पर मिनट बच्चों। क्लियर? पेज पर मिनट में इसकी स्पीड नापी जाती है। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, बिल्कुल सही है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स में डॉट बने हुए होते हैं, इस तरीके का रीड राइट हेड होता है और डॉट डॉट में आपकी प्रिंटिंग होती है। अब दोनों चीज सही है। इम्पैक्ट प्रिंटर कागज पर प्रहार करके आउटपुट बनाते हैं और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है बच्चों। क्लियर? अब बच्चों देखते हैं कि क्या एक ही व्याख्या कर रहा है, क्या रीजन है क्या आर? तो इम्पैक्ट प्रिंटर कागज पर प्रहार करके आउटपुट बनाते हैं, ठीक है। उसका रीजन ये है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, बिल्कुल गलत है। ये इसका रीजन नहीं है बच्चों, इसका रीजन ये नहीं है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर कागज पर प्रहार करके आउटपुट बनाते हैं, तो इस कथन का ये रीजन है क्या? रीजन बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। क्लियर? तो आंसर बी हो जाएगा। क्या ये क्लियर है?
सबके क्लियर है क्या? आंसर क्या आएगा? बी। पीपीएम पीपीएस दोनों हो तो कौन सा लगाए? तो पेज पर मिनट ही होगा, सेकंड तो बहुत कम हो जाती है। हाँ बच्चों क्लियर, तो पेज पर मिनट ही होगा। एक बार बताइए, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की व्याख्या आर कर रहा है क्या? ए की व्याख्या आर कभी नहीं कर रहा, व्याख्या नहीं कर रहा, रीजन नहीं दे रहा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर कागज पर प्रहार करके आउटपुट बनाते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या इसका रीजन ये है? इसका रीजन ये है क्या? नहीं, इसका रीजन यहाँ पर ये नहीं है। अब ये जरूर बोल सकते हो, इंपैक्ट प्रिंटर कागज पर प्रहार करके आउटपुट बनाते हैं, क्लियर है, उसका रीजन ये होता कि इंपैक्ट प्रिंटर है, लेकिन ये बोला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है, ये नहीं। बच्चों क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? तो याद रखिएगा, रीजन होना चाहिए उसका रीजन वो होना चाहिए, दोनों सही होने से कुछ नहीं होता। असर्शन का रीजन नीचे होना चाहिए था। उसने बोला इंपैक्ट प्रिंटर कागज पे प्रहार करके आउटपुट बनाते हैं, ठीक है, क्या इसका रीजन ये है क्या कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है? गलत है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है उससे। बच्चों क्लियर? हाँ, बात दोनों सही है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्लियर? नेक्स्ट चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइएगा, एसर्शन एसरैम डीरैम से तेज होती है, ठीक है। एसरैम डीरैम से तेज क्यों होती है? सबको पता है, यहाँ रिफ्रेश सर्किट की जरूरत नहीं, यहाँ रिफ्रेश सर्किट की जरूरत है। बच्चों क्लियर? यहाँ पर कैपेसिटर होता है बच्चों, जिसको रिफ्रेश करना पड़ता है, या ट्रांजिस्टर ही होते हैं जिनको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं। एसरैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों क्या ये इसका रीजन है? बिल्कुल रीजन है, बिल्कुल देखिए रीजन हो गया। एसरैम डीरैम से तेज होती है क्योंकि एसरैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब दोनों सही है, दोनों सही है बच्चों। ये कंप्यूटर टीचर में क्वेश्चन आया था बच्चों, क्लियर? बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर एक्सप्लेन ए, क्लियर? अब मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा एसर्शन और रीजन जो आजकल आ रहे हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एसरैम तेज है डीरैम से, स्टेटमेंट सही है, और एसरैम इसलिए तेज है क्योंकि उसमें रिफ्रेश सर्किट की जरूरत नहीं है, वो उसका रीजन है। बच्चों क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वर्क विद कंटिन्यूअस डेटा, ये बिल्कुल सही है। एनालॉग और डिजिटल, ये भी क्वेश्चन आया था। लास्ट क्वेश्चन में पीपीएम पीपीएस दोनों हो तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे? देखो, पीपीएम की फुल फॉर्म होती है विजेता, पेज पर मिनट, और पीपीएस की होती है पेज पर सेकंड। तो पीपीएम ही सिलेक्ट करना, क्योंकि पेज जब वो प्रिंट करेगा तो मिनट ही लेना, क्योंकि 1 मिनट में कुछ ही तो पेज निकलेंगे, है ना, इसलिए पीपीएम चलेगा। लेकिन करेक्टर के केस में पीपीएस चलेगा। लेकिन अगर मान लो कुछ भी नहीं मिले तो फिर वो भी लगा के आ सकते हो आप। यहां तक क्लियर है? सर यूपीएलटी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सब जगह आएंगे, सब जगह आएंगे। आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है बच्चों, कुछ भी आ रहा है। राजस्थान में तो ऐसे ही आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, रीजन एंड स्टेटमेंट का अपोजिट करे तब। अरे रीजन और एसर्शन और रीजन का अपोजिट कर ही नहीं सकते। ये कथन बोला गया, इसका रीजन ये है क्या? तो कथन का रीजन होना चाहिए, रीजन का कथन थोड़ी होता है। बोथ राइट पर एक्सप्लेन करता है या नहीं, ये समझ नहीं आया। अच्छा, बोथ राइट लेकिन एक्सप्लेन करता है या नहीं करता? भाई एक बार बताइए, अब थोड़ा सा डीप में पढ़े होते तो ये पता है कि ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। अब वो कह रहा है एसरैम डीरैम से तेज होती है। तेज इसलिए होती है क्योंकि एसरैम, रीजन क्या है ये तेज इसलिए होती है, इसके पीछे इसलिए लगा देना, एसरैम डीरैम से तेज होती है क्योंकि एसरैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि लगा देना। अब क्योंकि लगाने से अगर उसका सर्टिफिकेशन आंसर बन जाता है तो रीजन सही है ना, तो नहीं। क्या ये क्लियर है? जो किसी भी बच्चे के रीजन समझ में नहीं आ रहा वो एक बार बताइए। मैंने कहा ये चीज ऐसे हुई क्योंकि ऐसा हुआ था। तो एसरैम डीरैम से तेज है क्योंकि एसरैम में रिफ्रेश सर्किट नहीं होता और एसरैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? आई एम टॉकिंग अबाउट करंट। अब नॉलेज नहीं है अगर रिफ्रेश सर्किट का, तो उसका तो क्या इलाज है? वो तो मैंने आपको कहा फंडामेंटल तो पढ़िए एक बार, जो भी है। अगर मान लो रिफ्रेश सर्किट किसमें नहीं है, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि रैम 2 तरीके की होती है, एक एसरैम और एक डी रैम। एसरैम होती है उसका एक फ्लिप फ्लॉप 6 ट्रांजिस्टर से बनता है, डी रैम का एक फ्लिप फ्लॉप में एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर के ऊपर जब भी वोल्टेज डाला जाता है तो वो समय के साथ धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है। तो बच्चों वहां पर अपन को रिफ्रेश सर्किट की जरूरत होती है, किसके अंदर? डी रैम के अंदर, क्योंकि वो कैपेसिटर मेमोरी है। कैपेसिटर की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए रिफ्रेश सर्किट की जरूरत है। अब बच्चों एसरैम जो है ना, क्या बोला मैंने? एसरैम, वर्ड सुनिएगा, एसरैम। एसरैम में कोई कैपेसिटर होता नहीं है, कैपेसिटर होता नहीं है। डी रैम में रिफ्रेश सर्किट, एसरैम में रिफ्रेश सर्किट नहीं, बिल्कुल।
तो बच्चों डी रैम के अंदर कोई रिप्लेस सर्किट है, सॉरी एस रैम में कोई रिप्लेस सर्किट होता नहीं है, तो रिप्लेसिंग में टाइम वेस्ट होगा नहीं, इसलिए वो फास्ट हो जाती है। डी रैम में आधे से ज्यादा टाइम केवल रिफ्रेशिंग में निकल जाता है, इसलिए बच्चों वो स्लो हो जाती है। क्लियर? सर एस रैम में पावर कंजप्शन लेस होगा या मोर? एस रैम में पावर कंजप्शन लेस होगा क्योंकि यहाँ पर आपका केवल ट्रांजिस्टर है। एस रैम पावर को कम यूज करती है, डी रैम ज्यादा करती है। क्लियर? क्योंकि एस रैम की कैश मेमोरी बनाई जाती है और कैश मेमोरी जो होती है वो बहुत कम पावर के ऊपर काम करती है। क्या ये क्लियर है? एस रैम में पावर कंजप्शन कम होगा, ऐसे भी कैपेसिटर जहां होते हैं वहीं पर पावर कंजप्शन ज्यादा होता है, जहां ट्रांजिस्टर होते हैं वह पावर कंजप्शन केवल कम होता है। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, कमेंट करते रहो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, और कोई भी डाउट है आप मैसेज करते रहो, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूंगा। दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मेरी खुद की इतनी सारी जॉब लगी हुई है। ये लाइव क्लासेज में आ जाएगी क्या? क्या विनीता क्या पूछ रही है? ये विनीता कुमावत क्या पूछ रही है? ये लाइव क्लासेज में आएगी ना भाई, सबके ही आएगी, आपके ही थोड़ी है, सबके ही आएगी। सर एस रैम में पावर कंजप्शन लेस होगा या मोर? लेस। डी रैम में रिप्लेस सर्किट है, एस रैम में नहीं। सही कह रहा है। डी रैम में रिप्लेस सर्किट बार बार रिप्लेस करता है जिससे इसका सारा टाइम आइडियल में चला जाता है। वेरी गुड, सही कह रहे हो। रिप्लेस सर्किट नहीं लगता है एस रैम में। आई एम टॉकिंग अबाउट करंट क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हो सर? एस रैम में पावर कंजप्शन लेस है या मोर? ठीक है, ये तो हो ही गया। कि नीलम क्या पूछ रही थी, बहुत राइट पर एक्सप्लेन करता है या नहीं, ये समझ नहीं आया। तो नीलम एक बार बता, नीलम कहाँ है? ये सर बिहार में अभी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आएंगे भाई। कोर प्रोसेसर में UVLSI, बिल्कुल UVLSI के अंदर क्या होता है, मल्टीपल कोर हो सकती है, मल्टीपल प्रोसेसर हो सकता है। मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का एक तरीका है, कोर के थ्रू बना सकते हो, इंडिविजुअल प्रोसेसर लगा के भी बना सकते हो। क्लियर? तो वो होता है UVLSI, जहां पर मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट बहुत सारी होती है। क्लियर? डी रैम में कैपेसिटर है इसलिए रिप्लेस सर्किट लगता है। वेरी गुड। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो यहाँ पर बार बार लिखते जाइएगा। राजस्थान में तो यही ऐसे ही आ रहे हैं, बिल्कुल सब जगह ऐसे ही आ रहे हैं। चलिए, अब जो लड़की थी उसको ये पता चल गया कि एसर्शन और रीजन, तो क्योंकि लगा देना, क्योंकि अगर वो उसका सेटिस्फाई आंसर दे दे तो इसका रीजन सही है। एस रैम डी रैम से तेज होती है क्योंकि एस रैम को बार बार रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर? कमेंट कर दो बच्चों फटाफट स्पीड से, कमेंट कर दीजिए। पढ़ाऊं तुम डिस्टर्ब मत किया करो यार, तुम गंदे बच्चे हो, आके यहाँ खड़े हो जाते हो यार। क्या मैसेज दे रहे हो समाज को तुम लोग, दिमाग खराब कर दिया। हाँ जी, चले आगे। हाँ जी, चले क्या बच्चों आगे? मैम के पास ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता? क्या नहीं होता मैम के पास? डी रैम एसिंक्रोनियस सिंक्रोनियस दोनों हो सकती है, बिल्कुल। डी रैम सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस दोनों हो सकती है। सब क्वेश्चन आएंगे, टेंशन फ्री रहो, दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर वर्क विद कंटिन्यूअस डेटा, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर और प्रेशर एनालॉग डेटा के उदाहरण है, ये भी सही है। अब देखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस डेटा के साथ कार्य करते हैं क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर एनालॉग डेटा के उदाहरण है। अब बच्चों आप बताइए, दोनों सही है, लेकिन क्या ये इसका रीजन है? नहीं बच्चों, क्लियर। टेम्परेचर और प्रेशर एनालॉग डेटा के उदाहरण है, बिल्कुल। आपको सबको पता है एनालॉग डेटा क्या होता है, ये क्वेश्चन भी कंप्यूटर टीचर में आया था। कंप्यूटर के बाहर की चीज सब एनालॉग है, प्रकृति एनालॉग है, पंखा, ट्यूबलाइट, अरविंद सर, अंबिका मैडम, सब एनालॉग है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जाते ही फोटो गई, इमेज गई, वर्ड गया, एक्सेल गया, टेक्स्ट है, पावर पॉइंट है, एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, बच्चों क्लियर, ये सब डिजिटल है। तो बाहर की जितने भी चीज है सब एनालॉग है, कंप्यूटर के अंदर की चीज डिजिटल है। क्लियर? दोनों ट्रू है। एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस डेटा के साथ कार्य करते हैं, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमको पूरा पढ़ा रखा है अरविंद सर ने। ये कंटिन्यूअस डेटा पे काम करता है और डिजिटल डिस्क्रीट डेटा पे काम करता है।
कोई पूछे सर ऑक्टल तो डिस्क्रीट है, डेसिमल डिस्क्रीट है, बाइनरी डिस्क्रीट है, क्लियर, हेक्साडेसिमल डिस्क्रीट है। क्यों? क्योंकि उनमें बेस फिक्स होते हैं बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए जिनके बेस फिक्स होते हैं, जो डिस्क्रीट डेटा है, जिनको लिखने के पैटर्न बिल्कुल फिक्स है, वो डिस्क्रीट डेटा है। कंटिन्यूअस डेटा बच्चों पूरी रेंज को कवर करता है, कंटिन्यूअस डेटा होता है बच्चों, क्लियर। याद रखना डिस्क्रीट कुछ ऐसा होता है, ये सब कंप्यूटर टीचर में आए थे, आप समझो बच्चों, क्लियर। इस तरीके से है तो 1 या 0 या 1 या 0 इस तरीके से। ऑक्टल है तो 8 डेटा हो सकते हैं, हेक्साडेसिमल है तो 16 रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर और प्रेशर एनालॉग डेटा के उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। आप पढ़ो, एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस डेटा के साथ कार्य करते हैं क्योंकि रीजन क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर एनालॉग डेटा के उदाहरण है। तो बच्चों ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा बच्चों, क्लियर। पॉइंट याद रखना, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डजंट एक्सप्लेन ए बच्चों, क्लियर। अच्छा, क्योंकि देखिए एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस डेटा के साथ कार्य करते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए था एनालॉग कंप्यूटर का प्रोसेसर एनालॉग डेटा को कन्वर्ट करने के लिए नहीं बना, एनालॉग डेटा को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा देता है, वो रीजन होता है इसका, क्लियर है। हाँ, दोनों चीज सही है लेकिन रीजन सही नहीं है, रीजन सही नहीं है। अरे एक्सप्लेन करता है या नहीं, इतना भी क्या कंफ्यूजन है, क्योंकि वो इसका रीजन है क्या, ये बता दो। तो आप बताइए, एनालॉग कंप्यूटर जो है वो एनालॉग डेटा को एग्जीक्यूट कराता है, एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस डेटा के साथ कार्य करता है, एनालॉग डेटा कंटिन्यूअस डेटा है ना के साथ कार्य करता है, सही है, इसमें क्या दिक्कत है। और कंटिन्यूअस डेटा पे काम करता है और डिस्क्रीट होता तो गलत हो जाता। टेम्परेचर और प्रेशर डेटा एनालॉग होता है, ये भी सही है, डिजिटल होता तो गलत हो जाता। अब यहाँ एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस डेटा के सारे कार्य करते हैं क्योंकि अब इसको पढ़ो, क्योंकि मैंने बोला टेम्परेचर और प्रेशर एनालॉग डेटा के उदाहरण है, तो ये इसका रीजन थोड़ी है, ये इसका रीजन थोड़ी है। नीलम और प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की। अरे जब तुमको यही पता नहीं चल रहा क्योंकि अरविंद सर की टांग टूट गई क्योंकि अरविंद सर खाना खा रहे थे, ये कोई रीजन है क्या। अरविंद सर की टांग टूट गई क्योंकि अरविंद सर उछल कूद कर रहे थे, ये रीजन है। समझ में आ गया। क्योंकि रीजन बोलो, क्योंकि एस रैम डी रैम से फास्ट है, क्योंकि एस रैम में रिफ्रेशर किट नहीं होता, क्लियर है। इंपैक्ट प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर से स्लो है क्योंकि इंपैक्ट प्रिंटर में फिजिकल टच होता है, बिल्कुल फिजिकल टच होगा तो स्लो ही होगा, क्लियर है। क्योंकि ये रीजन दो। अरे तुम नशे में रहते हो, कोई मतलब नहीं, झूम के पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं, ऐसा थोड़ी होता है भाई। क्योंकि रीजन दो, क्योंकि ये चीज है, क्योंकि ये चीज, अब कोई लेना देना ही नहीं दोनों चीज में। अरविंद सर खाना खा रहे थे, नहीं अरविंद सर की टांग टूट गई क्योंकि अरविंद सर खाना खा रहे थे। तुमको लगता है क्या ये रीजन है उसका, टांग ऐसे टूट, अरे दांत टूट जाता तो ठीक है वो रीजन होता, क्योंकि आ गया, दांत टूट जाता तो रीजन होता, तो खाने से दांत टूट सकता है। लेकिन अरविंद सर खाना खा रहे थे, टांग टूट गई, भाई टांग टूट गई ये भी सही है, खाना खा रहे हैं ये भी सही है, लेकिन ये उसका रीजन ये थोड़ी है, क्लियर है। रीजन कारण बताओ, क्लियर। खाना खाते टाइम जंप कर रहे थे, अरे तुम मजाक नहीं, गुरु की मजाक मत क्या करो। चलो, एक्यूरेसी कंप्यूटर की अंतर्निहित विशेषता है, एक्यूरेसी कंप्यूटर की अंतर्निहित विशेषता है। एक्यूरेसी इज एन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर को जो चीज दी जाएगी वो एक्यूरेट काम करेगा, अगर उसका इनपुट सही है, उसका डेटा सही है तो एक्यूरेट काम करेगा। कंप्यूटर इनपुट की परवाह किए बिना हमेशा सही आउटपुट देता है बच्चों, क्लियर। तो आप बताइए, इनपुट की परवाह किए बिना हमेशा सही आउटपुट देता है, सही आउटपुट कैसे दे देगा। इनपुट गलत हो जाएगा तो आउटपुट सही आ जाएगा क्या, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और एक्यूरेसी कंप्यूटर की अंतर्निहित विशेषता है, बिल्कुल, क्योंकि ये किसी से पक्षपात नहीं करता। कंप्यूटर किसी से पक्षपात करता है क्या, आने दे तेरे डेटा को देख लूंगा मैं, आने दे तेरे डेटा को मैं देख लूंगा, अगर डेटा सही आया तो आउटपुट सही जाएगा, बस आपको डेटा और एल्गोरिथम सही डालना है तो सही आउटपुट जाएगा। लेकिन आपका डेटा ही करप्ट है तो आउटपुट सही कैसे हो सकता है भाई, अगर आपने इनपुट सही नहीं दिया तो आउटपुट सही कैसे हो सकता है, क्लियर। तो आप बताइए, ये कह रहा है एक्यूरेसी कंप्यूटर की अंतर्निहित विशेषता है, बिल्कुल।
कंप्यूटर इनपुट की परवाह किए बिना हमेशा सही आउटपुट देता है, ये गलत है बच्चों। क्लियर? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स बच्चों। क्लियर? चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें ये भी नहीं देखना क्योंकि तो तब देखना है जब दोनों सही हो जाए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए। आईपीओ साइकिल रिप्रेजेंट द लॉजिकल फ्लो ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। बिल्कुल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बिल्कुल सही है बच्चों। क्लियर? पहले इनपुट जाएगा, इनपुट क्या होता है? डेटा बच्चों। प्रोसेस से बनती है इंफॉर्मेशन, इनपुट प्रोसेस, और यहाँ पर क्या है? आउटपुट बच्चों। यहाँ पर क्या हो गया? आउटपुट। आईपीओ साइकिल इसको कहते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये क्या होती है? आईपीओ साइकिल होती है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो आईपीओ साइकिल रिप्रेजेंट द लॉजिकल फ्लो ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, बिल्कुल सही है। डेटा के प्रोसेसिंग से पहले आउटपुट उत्पन्न होता है, तो प्रोसेसिंग से पहले आउटपुट उत्पन्न होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है बच्चों। पहले प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट उत्पन्न होता है। आजकल इस साइकिल को बढ़ा दिया गया, IPOSC कर दिया गया बच्चों। क्लियर? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। पहला काम होता है इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर बच्चों स्टोरेज। स्टोरेज किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, फिर कम्युनिकेशन, यानी आप इंटरनेट के ऊपर, पेन ड्राइव के अंदर, इनके अंदर ले जा सकते हो बच्चों। क्लियर? तो याद रखिएगा, IPOSC इंटरनेट पे जब जाएगा डेटा, जब सेकेंडरी में स्टोर हो जाएगा, सेकेंडरी में फाइल के रूप में स्टोर होगा, तब जाके वो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों आप बताइए क्या ये सही है? तो फर्स्ट तो सही है, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। क्लियर? ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। IPOSC साइकिल की फुल फॉर्म कई बार आने लग गई, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलिए, ये 25 मिनट की क्लास थी, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे बैठे दिल तोड़ने वाले। डी रैम को समय समय पर रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि डी रैम कैपेसिटर का उपयोग करके डेटा स्टोर करता है। देखो दोनों सही है, क्योंकि डी रैम में कैपेसिटर होता है जिसको रिफ्रेश की जरूरत होती है। अब क्लियर है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन। एक कह रहा है स्टोरेज क्या होता है? अरे कभी पढ़ भी लिया करता था, वो 68 वीडियो क्या मक्खन लगाने के लिए दिए हैं क्या तुमको? उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, उनको कीजिए। 50% वही आएगा कंप्यूटर टीचर में, 50% कंप्यूटर वही आएगा। क्लियर है? क्योंकि देखिए डी रैम को समय समय पर रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि डी रैम कैपेसिटर का उपयोग करके डेटा स्टोर करता है, और कैपेसिटर की एक आदत है समय के साथ डिस्चार्ज होता है, तो इसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है कैपेसिटर की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ जाइएगा। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की लिमिटेशन नहीं है? लैक ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की कमी। ये तो कमी है बच्चों, इसमें बुद्धि कहाँ होती है? कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती। डिपेंडेंसी ऑन इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल ये भी कमी है बच्चों। वो इंस्ट्रक्शन दोगे उन्हीं के ऊपर काम करेगा। हाई स्पीड प्रोसेसिंग, तो ये कमी नहीं है, ये तो अच्छा ही है उसकी, बहुत हाई स्पीड है उसकी प्रोसेसिंग की। नो डिसीजन मेकिंग पावर, ये भी कमी है बच्चों, कोई डिसीजन नहीं लेता, जो इंस्ट्रक्शन देगा उसके ऊपर काम करेगा। तो वो कह रहा है कंप्यूटर की लिमिटेशन नहीं है, तो बच्चों हाई स्पीड प्रोसेसिंग। बच्चों क्लियर? कि कमी नहीं है, वो बताओ। कमी एक ही नहीं है, बाकी सब कमी है। आप लिख दिया करो, अपन क्या गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो अपन को नहीं समझ में आता, अपन को क्या करना है? लिखना है, ये कमी है, ये अच्छाई है, ये कमी है, ये अच्छाई है, सब कुछ आपको पढ़ा रखा है। कंप्यूटर में बुद्धि कहाँ होती है? बिल्कुल नहीं होती। इंस्ट्रक्शन पे काम करता, बिल्कुल करता है। स्पीड फास्ट, बिल्कुल होता है। थकता नहीं है? बिल्कुल नहीं थकता बच्चों। क्लियर? एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट चलिए, आईपीओ साइकिल से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इनपुट इज रो डेटा, बिल्कुल सही है बच्चों। प्रोसेसिंग इज डन बाय सीपीयू, बिल्कुल सही है। प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, सही है। आउटपुट इज ऑलवेज एक्यूरेट रिगार्डलेस ऑफ इनपुट, आउटपुट हमेशा सही होता है, इनपुट चाहे गलत हो, ये बिल्कुल गलत है। आईपीओ साइकिल एक्सप्लेन बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल सही है। तो बच्चों सी आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़िए बच्चों, मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, मेमोरी स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही है। प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू, बिल्कुल सही है। सेकेंडरी मेमोरी इज वोलेटाइल, ये बिल्कुल गलत है। सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल नहीं होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। कैश मेमोरी इंप्रूव परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। रैम और रोम के बारे में कौन सा कथन गलत है? रैम इज वोलेटाइल मेमोरी, रैम वोलेटाइल मेमोरी है। रैम इज वोलेटाइल मेमोरी, सही है। रोम स्टोर बूटिंग इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही है। रोम कंटेंट्स आर इरेज्ड व्हेन पावर इज ऑफ,
तो ये गलत है। रोम के कंटेंट को रीरेज कर सकते हैं तो पावर ऑफ हो, नहीं कर सकते भाई, परमानेंट है, परमानेंट। रैम इज यूज्ड फॉर रनिंग प्रोग्राम, बिल्कुल सही है, प्रोसेसिंग के काम आती है, इसलिए इसको प्रोसेसिंग मेमोरी भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए, टेप मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? टेप कहाँ पड़ा? मैग्नेटिक टेप होती है, वो सेकेंडरी स्टोरेज, उसके बारे में। डेटा इज स्टोर्ड इन ब्लॉक अलोंग द लेंथ ऑफ टेप, बिल्कुल सही है बच्चों। क्लियर? डेटा जो टेप है उसमें ब्लॉक के रूप में रहते हैं बच्चों। टेप हेड मूव लीनियरली टू रीड डेटा, बिल्कुल लीनियरली चलती है ना, टेप लीनियरली चलती है, सिक्वेंशियल है। किसी भी ब्लॉक को सीधे बिना पहले ब्लॉक पढ़े एसेज किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों। एनी ब्लॉक कैन बी एसेज डायरेक्टली, नहीं, ये सिक्वेंशियल मेमोरी है। नेक्स्ट, सिक्वेंशियल नेचर इंक्रीज एवरेज एक्सेस टाइम, तो एवरेज एक्सेस टाइम इसका बढ़ जाता है बच्चों। क्लियर? ये भी बिल्कुल सही है। कोई काम 5 सेकंड में हो सकता था, ये एक्सेस टाइम को बढ़ा के 10-15 सेकंड कर देती है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क में डेटा एक्सेस के बारे में कौन सा कथन गलत है? फ्लॉपी डिस्क एक डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, ट्रैक में बत्ती होती है, सेक्टर होते हैं बच्चों। क्लियर? ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, एक बार पढ़िएगा, सब कुछ पढ़ा रखा है। अगर किसी ने मेरे से पढ़ लिया, एक नंबर नहीं कर सकता उसका। फ्लॉपी डिस्क दिमाग में लाइए बच्चों। सर्कुलर ट्रैक होते हैं, ट्रैक सेक्टर में बटा होता है, सेक्टर की साइज 512 बाइट होती है बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपको मैंने समझा दिया। अब बच्चों मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी फ्लॉपी की जगह में जिप डिस्क या हार्ड डिस्क ले लेता हूं। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे ट्रैक होते हैं, ये लीजिए ट्रैक होते हैं। अब बच्चों ट्रैक में ये सेक्टर है। डेटा कैसे भरा जाता है? क्लस्टर वाइज बच्चों। क्यों? क्योंकि सारे रीड राइट हेड अंदर और बाहर जाएंगे, एक साथ जुड़े रहते हैं बच्चों। क्लियर? एक साथ जुड़े रहते हैं रीड राइट और हेड बच्चों। तो रीड राइट हेड एक साथ जुड़े रहते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना, रीड राइट हेड एक साथ जुड़े रहते हैं बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए, आगे पीछे जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, तो एक एक क्लस्टर बढ़ता जाएगा, इनको एक एक सेक्टर बढ़ता जाएगा। ग्रुप ऑफ सेक्टर क्लस्टर कहलाता है बच्चों। क्लियर? ग्रुप ऑफ सेक्टर क्या कहलाता है? क्लस्टर। और ग्रुप ऑफ ट्रैक, एक ट्रैक ये, एक ट्रैक ये, एक ट्रैक ये, ग्रुप ऑफ ट्रैक को सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेंडर। ग्रुप ऑफ ट्रैक, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ट्रैक, ट्रैक 0, ट्रैक 1, ट्रैक 2, इन सबको मिला के क्या कहते हैं अपन? सिलेंडर। तो फ्लॉपी डिस्क अलाउ रैंडम एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, बिल्कुल सही है बच्चों। क्लियर? ये बिल्कुल सही है। फ्लॉपी डिस्क एक्सेस टाइम इज लोअर देन मैग्नेटिक टेप, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। गलत है क्योंकि ये तो रैंडम है, इसलिए फास्ट है ना। तो फ्लॉपी डिस्क एक्सेस टाइम इज लोअर, अच्छा टाइम लोअर, बिल्कुल सही है। तो टाइम लोअर लग रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। टाइम क्या लग रहा है? लोअर, बिल्कुल सही है। फ्लॉपी डिस्क डेटा मस्ट बी एक्सेस सीक्वेंशियली ओनली, गलत है बच्चों। क्लियर? वो तो क्या होती है? टेप होती है। फ्लॉपी डिस्क यू ट्रैक एंड सेक्टर फॉर डेटा स्टोरेज, बिल्कुल सही है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? नेक्स्ट चलिएगा, इस पे आइए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ट्रैक, ये ट्रैक इज ए सर्कुलर पाथ ऑन द डिस्क सरफेस, बिल्कुल सही है। ए सेक्टर इज द स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट ऑन ए डिस्क, बिल्कुल सेक्टर से छोटा कुछ नहीं हो सकता बच्चों, सेक्टर नहीं बढ़ता, तो ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, मैग्नेटिक मेमोरी में जो सेक्टर है वो नहीं दिया हो तो 512 बाइट का लेना है, और सेक्टर से छोटा कुछ नहीं होता, ग्रुप ऑफ सेक्टर क्लस्टर होता है। एक क्लस्टर इज ऑलवेज स्मॉलर देन सेक्टर, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। क्लस्टर से छोटा नहीं है, क्लस्टर जो होता है वो मल्टीपल सेक्टर से मिलकर बनता है। ए सिलेंडर इज ए सेट ऑफ ट्रैक लोकेटेड वर्टिकली अक्रॉस प्लेटर, बच्चों सिलेंडर क्या होता है तो ये भी ध्यान रखना। मान लीजिए ये ट्रैक है, ट्रैक नंबर 0, इसका भी ट्रैक नंबर क्या है बच्चों? 0, इसका भी ट्रैक नंबर क्या है बच्चों? 0। जितना भी ट्रैक नंबर 0 उनका कलेक्शन प्रत्येक प्लेटर के ऊपर बच्चों क्लियर क्या होता है? आपका सिलेंडर कहलाता है बच्चों। क्लियर? ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, इनमें से एसएसडी का एचडीडी पर लाभ नहीं है बच्चों। क्लियर? एसएसडी क्या होता है? तो एसएसडी बच्चों बहुत फास्ट होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव क्वेश्चन आया था। हार्ड डिस्क ड्राइव बच्चों जो आप हार्ड डिस्क में यूज करते हो, इसमें मूविंग पार्ट होता है, इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता। ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मेमोरी है, और ये एक मैग्नेटिक मेमोरी है बच्चों। क्लियर? इसको फ्लैश मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैश। और ये मैग्नेटिक मेमोरी है। इसकी स्पीड आरपीएम में नापी जाती है, इसकी स्पीड बिट्स पर सेकंड में नापी जाती है, बिट्स पर सेकंड में नापी जाती है। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। फास्टर डेटा एक्सेस, ये तो बच्चों लाभ है, ये तो लाभ है किसका? एसएसडी का बच्चों। क्लियर? साइलेंट ऑपरेशन, बिल्कुल ये लाभ है, उसमें आवाज आएगी क्योंकि मूविंग पार्ट होता है।
हायर मैकेनिकल रिलायबिलिटी, ये गलत है, ये गलत है। मैकेनिकल तो है ही नहीं है बच्चों, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मेमोरी है। लोअर पावर कंजप्शन, क्योंकि फ्लैश में पावर कंजप्शन कम होता है, तो ये भी क्या होता है बच्चों, लाभ है, ये भी लाभ है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। ट्रैक पिच और पिट साइज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? ट्रैक पिच, तो बच्चों एक बार बताइए, पिटे पिटे देखो, हाँ जी कमेंट कर दो कि आंसर बिल्कुल क्लियर है, सारे कंसेप्ट क्लियर है। देखो बच्चों, ब्लू रे होती है, वो भी उसकी भी साइज इतनी होती है, सीडी की भी इतनी होती है, डीवीडी की भी इतनी होती है, लेकिन डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, ब्लू रे की। अब ब्लू रे की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब पिट और लैंड उसके नजदीक नजदीक बनते हैं, और वो नजदीक नजदीक पिट और लैंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए ब्लू लाइट की जरूरत है। डीवीडी में थोड़ी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, वो डीवीडी में डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, ब्लू रे में ज्यादा होती है। तो डीवीडी के जो पिट और लेंस होते हैं उनको पढ़ने के लिए अपन रेड लाइट यूज करते हैं। और बच्चों जो सीडी होती है, साइज तो उतनी होती है, जगह तो उतनी होती है, लेकिन उसमें पिट और लैंड क्या होते हैं, कम बनते हैं, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वो व्हाइट लाइट से रिकॉग्नाइज कर ली जाती है। क्लियर? तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ट्रैक पिच और पिट साइज के बारे में कौन सा कथन सही है? ब्लू रे है द स्मॉलेस्ट पिट साइज, लैंड और पिट होते हैं ना बच्चों तो इसमें, तो ब्लू रे है द स्मॉलेस्ट पिट साइज बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत सारे पिट बनते हैं, तो पिट की साइज बहुत छोटी होती है। बच्चों क्लियर? याद रखना, सीडी भी इतनी ही होती है, डीवीडी भी इतनी ही होती है, बीआरडी भी इतनी ही होती है, लेकिन एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, पिट और लैंड। पिट और लैंड मैंने आपको बताया थे, ये क्या है, ये क्या है, तो बच्चों ये जो है ऊपर का हिस्सा होता है वो लैंड होता है, ये क्या होता है, लैंड है, ये पिट है। और बच्चों बहुत नजदीक नजदीक पिट और लैंड अगर बनते हैं, ऐसे पिट और लैंड बनते हैं बच्चों, क्लियर? तो ये होता है सीडी के अंदर। और डीवीडी के अंदर बच्चों डेंसिटी और ज्यादा हो जाती है, पिट और लैंड बहुत नजदीक नजदीक आ जाते हैं पिट और लैंड। बच्चों क्लियर? इनको कहते हैं अपन, इनको कहते हैं अपन डीवीडी, डीवीडी कहते हैं, डीवीडी डीवीडी है ना। और ब्लू रेड डिस्क के अंदर क्या होता है, पिट और लैंड बहुत नजदीक, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक होते हैं बच्चों, बहुत नजदीक होते हैं, बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं बच्चों। क्लियर? ये बीआरडी होते हैं। अब बीआरडी में बच्चों जब ये इतने नजदीक होते हैं, तो इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको ब्लू लाइट की जरूरत है, इसमें रेड लाइट की जरूरत है, और इसमें व्हाइट लाइट की जरूरत है। मैंने पूरा पढ़ा रखा है, एक बार जरूर देखना बच्चों। सीडी हैज लार्जर ट्रैक कैपेसिटी देन डीवीडी, लार्जर ट्रैक कैपेसिटी नहीं, डीवीडी के ट्रैक में ज्यादा डेटा आएगा बच्चों। क्लियर? ये बिल्कुल गलत है, तो आपसे पूछा है, सही नहीं है। स्मॉलर पिट साइज अलाउ हायर डेटा स्टोरेज, बिल्कुल सही है। ये किसमें होता है, बीआरडी के अंदर होता है। सीडी हैज लार्जर ट्रैक स्पेसिंग देन डीवीडी, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ब्लू रे हैज द लार्जेस्ट पिट साइज अमोंग ऑप्टिकल डिस्क, तो ब्लू रे में ऑप्टिकल डिस्क में सबसे बड़ा पिट साइज होता है ना। ब्लू रे में ऑप्टिकल डिस्क में सबसे बड़ा पिट साइज होता है। सीडी में डीवीडी की तुलना में ट्रैक स्पेसिंग अधिक होती है, सीडी में डीवीडी की तुलना में ट्रैक स्पेसिंग अधिक होती है। हाँ, ट्रैक दूर दूर होंगे इसमें बच्चों। क्लियर? ये भी सही है कि ट्रैक दूर दूर होंगे, सीडी में डीवीडी की तुलना में ट्रैक स्पेसिंग अधिक होती है बच्चों। क्लियर? ट्रैक स्पेस मतलब दूर दूर रहेंगे। ब्लू रे है द लार्जेस्ट पिट साइज अमंग ऑप्टिकल डिस्क, पिट साइज, पिट साइज, तो ये बिल्कुल गलत है। ब्लू रे के पिट साइज सबसे कम होंगे, पिट साइज मतलब ये जो है ना, इनको पिट कहते हैं, ये पिट साइज ये सबसे कम होंगे, डी। बच्चों क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या ये क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो क्वेश्चन के लिए, कमेंट कर दो। पिट 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 जो साइज है वो सबसे कम होगी किसके अंदर, ब्लू रे। अच्छा, ट्रैक जो है वो दूर दूर रहते हैं किसके अंदर, किसके अंदर, जो सर्कुलर पाथ है वो सीडी के अंदर दूर दूर रहेंगे। सर ये लाइव वाली क्लास किस फोल्डर में जाएगी? ये आएगा बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट 2500 MCQ है ना, उसके अंदर आएगी। क्लियर है बच्चों? चलिए खत्म, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट है बच्चों। ये आज मैंने 25 क्वेश्चन कराए, कल फिर 25 क्वेश्चन लेते हैं, कल थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, आज आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया, कल स्पीड बढ़ाए। अच्छा, कल मैं बाहर जा सकता हूं, तो कल आपकी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो गई 9 बजे, तो कल मैं बाहर जा सकता हूं, कल का वेट करना, ठीक है। धन्यवाद। और फंडामेंटल पढ़ लेना,
कितने वीडियो? 68। आपके पास टाइम है, पढ़ लीजिएगा, मेरे साथ साथ चलिए, सारे क्वेश्चन कवर करा देंगे।